पाठ 3 मनोविज्ञान पुस्तक जीवन की चुनौतियों का सामना। राज अपनी अंतिम परीक्षा जो कल सवेरे होने वाली है के लिए अध्ययन कर रहा है। उसने रात में 1 बजे तक पढ़ाई की। फिर जब वह अपने ध्यान को एकाग्र करने में असमर्थ होने लगा तो उसने प्रातः 6 बजे का अलार्म लगाया और सोने का प्रयास करने लगा। चूंकि वह बेहद तनावग्रस्त है, अतः वह बिस्तर पर करवटें बदलता रह जाता है। उसके मन में इस प्रकार के विचार कौंधते हैं कि वह अपनी पसंद के विषय में उतने अंक पाने में असमर्थ हो गया है जितने कि उस विषय को आगे चुनने के लिए आवश्यक है। वह अपने आप को मित्रों के साथ मौज मस्ती करने तथा परीक्षा के लिए पूरी तैयारी न करने के लिए दोषी ठहराता है। प्रातःकाल वह भारी सर ले उठता है, नाश्ता भी नहीं कर पाता और किसी तरह परीक्षा के समय तक स्कूल पहुंचता है। वह प्रश्न पत्र को खोलता है तो उसका हृदय जोर से धड़क रहा होता है। हाथ पसीने से गीले होते हैं और उसे लगता है कि उसका मन पूर्णतया खाली हो गया है। आप में से कुछ लोगों ने राज के समान कभी न कभी अनुभव किया होगा। परीक्षा की चुनौती सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होती है। संभवतः आप अभी से ही अपनी जीवन वृत्ति के संबंध में विचार कर रहे हों। यदि वह आपकी अपनी पसंद की ना हो तो क्या होगा? क्या आप हार मान लेंगे? जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां होती हैं। उस बालक के बारे में सोचिए जिसके माता पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो गई हो और उसका पालन पोषण करने वाला कोई ना कोई वह युवती जिसके पति की मृत्यु किसी कार दुर्घटना में हो गई हो। वे माता पिता जो शारीरिक या मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वे लड़के लड़कियां जो कॉल सेंटर में लंबी रात व्यतीत करने के बाद दिन में अपनी नींद पूरी करने का प्रयास करते हैं। अपने आसपास दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि जीवन एक बड़ी चुनौती है। हम सब इन चुनौतियों से अपने अपने तरीके से निपटते हैं। हम में से कुछ ऐसा करने में सफल होते हैं, किंतु कुछ लोग उन दबावों के सामने परास्त हो जाते हैं। जीवन की चुनौतियां अनिवार्य रूप से दबाव उत्पन्न करने वाली नहीं होती हैं। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि उस चुनौती का अवलोकन किस प्रकार किया जाता है। क्रिकेट की टीम में 11वें नंबर का बल्लेबाज एक तेज गेंदबाज की गेंद का मुकाबला करते हुए उसकी गेंद का अवलोकन पारी की शुरुआत करने वाले बल्लेबाज से भिन्न तरह से करेगा, जो कि इस तरह की चुनौती का उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगा। यह कहावत है कि चुनौती के सामने ही किसी की सर्वोत्तम क्षमता का पता चलता है। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कोई जीवन दशा एक चुनौती अथवा दबाव का एक कारण बन जाती है। हम यह भी देखेंगे कि लोग जीवन की विभिन्न चुनौतियों एवं दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति कैसी प्रतिक्रियाएं करते हैं। दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत। सोमवार की व्यस्त सुबह को जब आप सड़क पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हों तो कुछ देर के लिए आप दबाव का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप खतरे के प्रति सतर्क, सावधान तथा जागरूक होते हैं, इसलिए आप सड़क सुरक्षित पार कर लेते हैं। किसी चुनौती के सामने होने पर हम अधिक प्रयास करते हैं तथा चुनौती से निपटने के लिए अपने सारे संसाधनों और अवलंब व्यवस्था को भी संगठित कर देते हैं। सभी चुनौतियां, समस्याएं तथा कठिन परिस्थितियां हमें दबाव, स्ट्रेस में डालती हैं। अतः यदि दबाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की अतिजीविता की संभावना में वृद्धि करता है। दबाव विद्युत की भांति होते हैं। दबाव ऊर्जा प्रदान करते हैं, मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करते हैं तथा निष्पादन को प्रभावित करते हैं। तथापि यदि विद्युत धारा अत्यंत तीव्र हो तो वह बल्ब की बत्ती को गला सकती है, विद्युत उपकरणों को खराब कर सकती है इत्यादि। उच्च दबाव भी अप्रीतिकर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तथा हमारे खराब निष्पादन का कारण बन सकता है। इसके विपरीत बहुत कम दबाव के कारण व्यक्ति उदासीन तथा निम्न स्तर की अभिप्रेरणा का अनुभव कर सकता है, जिसके कारण वह कम दक्षता पूर्वक तथा धीमी गति से कार्य निष्पादन कर पाता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक दबाव खराब या विनाशकारी नहीं होता। दबाव के उस स्तर जो आपके लिए लाभकर है तथा चोटी के निष्पादन स्तर की उपलब्धि एवं छोटे संकटों के प्रबंधन के लिए व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से एक है को वर्णित करने के लिए
यूज स्ट्रेस पद का उपयोग किया जाता है। फिर भी यूज स्ट्रेस की व्यथा डिस्ट्रेस में परिवर्तित हो जाने की संभावना रहती है। दबाव की यह अवरोक्त या पिछली अभिव्यक्ति ही हमारे शरीर के जीर्ण होने का कारण होती है। अतः दबाव का वर्णन किसी जीव द्वारा उद्दीपक घटना के प्रति की जाने वाली अनुक्रियाओं के प्रतिरूप के रूप में किया जा सकता है, जो उसकी समयावस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा उसके सामना करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। दबाव की प्रकृति। दबाव के अंग्रेजी भाषा के शब्द स्ट्रेस की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्ट्रिक्टस, जिसका अर्थ है तंग या संकीर्ण, तथा स्ट्रिंजर जो क्रियापद है जिसका अर्थ है कसना से हुई है। यह मूल शब्द अनेक व्यक्तियों द्वारा दबाव अवस्था में वर्णित मांसपेशियों तथा श्वसन की कसावट तथा संकुचन की आंतरिक भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। प्रायः दबाव को पर्यावरण की उन विशेषताओं के द्वारा भी समझाया जाता है जो व्यक्ति के लिए विघटनकारी होती हैं। दबाव कारक स्ट्रेसर वे घटनाएं हैं जो हमारे शरीर में दबाव उत्पन्न करती हैं। ये शोर, भीड़, खराब संबंध या रोज स्कूल अथवा दफ्तर जाने की घटनाएं हो सकती हैं। बाह्य प्रतिबलक के प्रति प्रतिक्रिया को तनाव स्ट्रेन कहते हैं। दबाव कारण तथा प्रभाव दोनों से संबद्ध हो गया है, तथापि दबाव का यह दृष्टिकोण भ्रांति उत्पन्न कर सकता है। हैंस सेल्ले, जो आधुनिक दबाव शोध के जनक कहे जाते हैं, ने दबाव को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह किसी भी मांग के प्रति शरीर की अविशिष्ट अनुक्रिया है, अर्थात खतरे का कारण चाहे जो भी हो, व्यक्ति प्रक्रियाओं के समान शरीर क्रियात्मक प्रतिरूप से अनुक्रिया करेगा। अनेक शोधकर्ता इस परिभाषा से सहमत नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव है कि दबाव के प्रति अनुक्रिया उतनी सामान्य तथा अविशिष्ट नहीं होती है जितना सेल्ले का मत है। भिन्न भिन्न दबाव कारक दबाव प्रतिक्रिया के भिन्न भिन्न प्रतिरूप उत्पन्न कर सकते हैं एवं भिन्न व्यक्तियों की अनुक्रियाएं विशिष्ट प्रकार की हो सकती हैं। आप खेल का प्रारंभ करने वाले आरंभिक बल्लेबाज का दृष्टांत याद कर सकते हैं, जिसका उल्लेख पहले हुआ था। हम में से प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति को अपनी दृष्टि से देखेगा और मांगों तथा उनका सामना करने की हमारी क्षमता का प्रत्यक्षण ही यह निर्धारित करेगा कि हम दबाव महसूस कर रहे हैं अथवा नहीं। दबाव कोई ऐसा घटक नहीं है जो व्यक्ति के भीतर या पर्यावरण में पाया जाता है। इसके बजाय यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया में सत्रिहित है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणों में कार्य संपादन करता है, इन संघर्षों का मूल्यांकन करता है तथा उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का सामना करने का प्रयास करता है। दबाव एक गत्यात्मक, मानसिक, संज्ञानात्मक अवस्था है। वह समस्थिति को विघटित करता है या एक ऐसा असंतुलन उत्पन्न करता है जिसके कारण उस असंतुलन के समाधान अथवा समस्थिति को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। दबाव का प्रत्यक्षण व्यक्ति द्वारा घटनाओं के संज्ञानात्मक मूल्यांकन तथा उनसे निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। लेजारस एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रतिपादित दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित दबाव प्रक्रिया को चित्र 3.2 में प्रदर्शित किया गया है। दबावपूर्ण परिस्थिति के प्रति एक व्यक्ति की अनुक्रिया बहुत सीमा तक घटनाओं के प्रत्यक्षण तथा उनकी व्याख्या या मूल्यांकन पर निर्भर करती है। लेजारस ने 2 प्रकार के मूल्यांकन में भेद किया है, जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक मूल्यांकन प्राइमरी अप्रेजल का संबंध एक नए या चुनौतीपूर्ण पर्यावरण का उसके सकारात्मक, तटस्थ अथवा नकारात्मक परिणामों के रूप में प्रत्यक्षण से है। नकारात्मक घटनाओं का मूल्यांकन उनके द्वारा संभावित नुकसान, खतरा या चुनौती के लिए किया जाता है। किसी घटना के द्वारा अब तक की जा चुकी क्षति का मूल्यांकन ही नुकसान है। भविष्य में उस घटना द्वारा संभावित क्षति का मूल्यांकन ही खतरा है। घटना के चुनौतीपूर्ण होने का मूल्यांकन उस दबावपूर्ण घटना का सामना करने की योग्यता की प्रत्याशा से संबंध है कि उस पर विजय पाना संभव है तथा उससे लाभ भी उठाया जा सकता है। जब हम किसी घटना का प्रत्यक्षण दबावपूर्ण घटना के रूप में करते हैं तो प्रायः हम उसका द्वितीयक मूल्यांकन सेकेंडरी अप्रेजल करते हैं, जो व्यक्ति की अपनी सामना करने की योग्यता तथा संसाधनों का मूल्यांकन होता है कि क्या वे उस घटना द्वारा उत्पन्न नुकसान, खतरे या चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। ये संसाधन मानसिक, शारीरिक, वैयक्तिक अथवा सामाजिक हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति समझता है कि संकट से निपटने के लिए उसको सकारात्मक अभिवृत्ति, स्वास्थ्य, कौशल तथा सामाजिक अवलंब उपलब्ध है तो वह कम दबाव का अनुभव करेगा। मूल्यांकन का यह
स्तरीय प्रक्रम न केवल हमारी संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं निर्धारित करता है, बल्कि बाह्य घटनाओं के प्रति हमारी सांवेगिक एवं शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाओं को भी निर्धारित करता है। ये मूल्यांकन अत्यंत आत्मनिष्ठ होते हैं तथा अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं। एक कारक इस प्रकार की दबावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने का पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस है। यदि कोई व्यक्ति इसके पूर्व समान परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निपट चुका हो तो वह परिस्थितियां उसके लिए कम खतरनाक होंगी। एक अन्य कारक यह है कि क्या दबाव उत्पन्न करने वाली घटना नियंत्रणीय, कंट्रोलेबल है, अर्थात क्या परिस्थिति पर व्यक्ति का नियंत्रण है या प्रभुत्व है। एक व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि वह किसी नकारात्मक परिस्थिति के प्रारंभ होने या उसके प्रतिकूल परिणामों को नियंत्रित कर सकता है, तो वह उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसे वैयक्तिक नियंत्रण का कोई बोध न हो, कम दबाव का अनुभव करेगा। उदाहरण के लिए, आत्मविश्वास या सक्षमता की भावना यह निर्धारित कर सकती है कि व्यक्ति किसी परिस्थिति का मूल्यांकन एक खतरा या एक चुनौती के रूप में करेगा। इस प्रकार किसी दबाव कारक के अनुभव तथा परिणाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। दबाव का पद उन सभी पर्यावरणीय तथा वैयक्तिक घटनाओं को समाहित करता है जो किसी व्यक्ति के कुशल क्षेम या कल्याण के चुनौती या खतरा होते हैं। ये दबाव कारक बाह्य हो सकते हैं, जैसे पर्यावरणीय शोर, वायु प्रदूषण, सामाजिक किसी क्षेत्र, किसी मित्र से संबंध टूट जाना, अकेलापन या मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, कुंठा जो व्यक्ति के भीतर हो सकते हैं। प्रायः इन दबाव कारकों के परिणाम स्वरूप अनेक दबाव प्रक्रियाएं जो शरीर क्रियात्मक, व्यवहारात्मक, संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक हो सकती हैं। शरीर क्रियात्मक स्तर पर दबाव संबंधी व्यवहारों में भाव प्रबोधन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस दो पदों के माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है। प्रथम पद के अंतर्गत स्वायत्त तंत्रिका तंत्र सम्मिलित है। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि रुधिर में बड़ी मात्रा में कैटेकोलामाइंस, एपेनेफ्राइन तथा नॉरएपेनेफ्राइन छोड़ देती हैं। इसी के फलस्वरूप वे शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं जो संघर्ष या पलायन जैसी अनुक्रिया में परिलक्षित होते हैं। द्वितीय पद के अंतर्गत पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि सम्मिलित है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोल का स्राव करती है तथा जो ऊर्जा प्रदान करती है। दबाव के प्रति जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें नकारात्मक संवेग जैसे भय, दुश्चिंतता, उलझन, क्रोध, अवसाद या जहाँ तक कि नकार भी सम्मिलित होते हैं। व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं जो दबावपूर्ण घटना की प्रकृति के आधार पर लगभग असंख्य ही हैं। दबाव कारक का मुकाबला, संघर्ष या खतरनाक घटना से पीछे हट जाना, पलायन। व्यवहारात्मक अनुक्रियाओं की दो सामान्य श्रेणियां हैं। संज्ञानात्मक अनुक्रियाओं के अंतर्गत कोई घटना कितना नुकसान पहुंचा सकती है या कितनी खतरनाक है तथा उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इससे संबंधित विश्वास आते हैं। इनके अंतर्गत ऐसी अनुक्रियाएं जैसे ध्यान केंद्रित न कर पाना तथा अंतर्वेदी, पुनरावृत्ति या दूषित विचार आते हैं। जैसा कि चित्र 3.2 में दर्शाया गया है, व्यक्ति जिन दबावों का अनुभव करते हैं वे तीव्रता, इंटेंसिटी कम बनाम अधिक तीव्र, अवधि, ड्यूरेशन अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी कम बनाम अधिक जटिल तथा भविष्य कथनीयता, प्रेडिक्टेबिलिटी अप्रत्याशित बनाम पूर्वानुमेय में भी भिन्न हो सकते हैं। किसी दबाव का परिणाम इस पर भी निर्भर करता है कि उपरोक्त आयामों पर किसी विशिष्ट दबावपूर्ण अनुभव का स्थान क्या है। प्रायः वे दबाव जो अधिक तीव्र, दीर्घकालिक या पुराने, जटिल तथा अप्रत्याशित होते हैं वे अधिक नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं, बजाय उनके जो कम तीव्र, अल्पकालिक, कम जटिल तथा प्रत्याशित होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दबाव का अनुभव करना उसके शरीर क्रियात्मक बल पर भी निर्भर करता है। अतः वे व्यक्ति जिनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तथा दुर्बल शारीरिक गठन के हैं उन व्यक्तियों की अपेक्षा जो अच्छे स्वास्थ्य तथा बलिष्ठ शारीरिक गठन वाले हैं दबाव के समक्ष अधिक असुरक्षित होंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जैसे मानसिक स्वास्थ्य, स्वभाव तथा स्वसंप्रत्यय भी दबाव के अनुभव के लिए प्रासंगिक हैं। वह सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें हम जीवन यापन करते हैं किसी भी घटना के अर्थ का निर्धारण करता है तथा यह भी निर्धारित करता है कि विभिन्न
यह भी निर्धारित करता है कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार की अनुक्रियाएं अपेक्षित होती हैं। अंततः दबाव के अनुभव किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन जैसे धन, सामाजिक कौशल, सामना करने की शैली, अवलंब का नेटवर्क इत्यादि द्वारा निर्धारित होते हैं। ये सारे कारक निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट दबावपूर्ण परिस्थिति का मूल्यांकन कैसे होगा। दबाव के संकेत और लक्षण। हर व्यक्ति की दबाव के प्रति अनुक्रिया उसके व्यक्तित्व, पालन पोषण तथा जीवन के अनुभवों के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति के दबाव अनुक्रियाओं के अलग अलग प्रतिरूप होते हैं, अतः चेतावनी देने वाले संकेत तथा उनकी तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। हम में से कुछ व्यक्ति अपनी दबाव अनुक्रियाओं को पहचानते हैं तथा अपने लक्षणों की गंभीरता तथा प्रकृति के आधार पर अथवा व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर समस्या की गहनता का आकलन कर लेते हैं। दबाव के ये लक्षण शारीरिक, संवेगात्मक तथा व्यवहारात्मक होते हैं। कोई भी लक्षण दबाव की प्रबलता को ज्ञापित कर सकता है, जिसका यदि निराकरण न किया जाए तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दबाव के प्रकार। चित्र 3.2 में 3 प्रमुख प्रकार के दबाव अर्थात भौतिक एवं पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक बताए गए हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दबाव के ये सभी प्रकार परस्पर संबंध हैं। भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव। भौतिक दबाव वे मांगे हैं जिसके कारण हमारी शारीरिक दशा में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। हम तनाव का अनुभव करते हैं जब हम शारीरिक रूप से अधिक परिश्रम करते हैं, पौष्टिक भोजन की कमी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है या निद्रा की कमी हो जाती है। पर्यावरणीय दबाव हमारे परिवेश की वैसी दशाएं होती हैं जो प्रायः अपरिहार्य होती हैं, जैसे वायु प्रदूषण, भीड़, शोर, ग्रीष्मकाल की गर्मी, शीतकाल की सर्दी इत्यादि। एक अन्य प्रकार के पर्यावरणीय दबाव प्राकृतिक विपदाएं तथा विपाती घटनाएं हैं, जैसे आग, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। मनोवैज्ञानिक दबाव। ये वे दबाव हैं जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं। ये दबाव अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं तथा दबाव के आंतरिक स्रोत होते हैं। हम समस्याओं के बारे में परेशान होते हैं, दुश्चिंता करते हैं या अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ये सभी केवल दबाव के लक्षण ही नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए दबाव को बढ़ाते भी हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव के कुछ प्रमुख स्रोत कुंठा, द्वंद्व, आंतरिक एवं सामाजिक दबाव इत्यादि हैं। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों को अवरुद्ध करती है, जो हमारे इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है, तो कुंठा, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। कुंठा के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक भेदभाव, अंतरवैयक्तिक क्षति, स्कूल में कम अंक प्राप्त करना इत्यादि। 2 या 2 से अधिक असंगत आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों में द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे क्या नृत्य का अध्ययन किया जाए या मनोविज्ञान का। आप अध्ययन को जारी भी रखना चाह सकते हैं या कोई नौकरी भी करना चाह सकते हैं। आपके मूल्यों में भी तब द्वंद्व हो सकता है जब आपके ऊपर किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दबाव डाला जाए जो आपके अपने जीवन मूल्यों के विपरीत हो। आंतरिक दबाव, इंटरनल प्रेशर, हमारे अपने उन विश्वासों के कारण उत्पन्न होते हैं जो हमारी ही कुछ प्रत्याशाओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि मुझे हर कार्य में सर्वोत्तम होना चाहिए। इस प्रकार के प्रत्याशाएं केवल निराश ही करती हैं। हम में से अनेक अपने लक्ष्य तथा अवास्तविक अत्यंत उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए निर्दयता से स्वयं को प्रेरित करते रहते हैं। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर, उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं जो हमारे ऊपर अत्यधिक मांगे थोप देते हैं। यह दबाव तब और भी बढ़ जाता है जब हमें इस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ हमें अंतरवैयक्तिक कठिनाई होती है, एक प्रकार से व्यक्तित्वों की टकराहट। सामाजिक दबाव, ये बाह्य जनित होते हैं तथा दूसरे लोगों के साथ हमारी अंतःक्रियाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की सामाजिक घटनाएं, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी, सामाजिक दबाव के कुछ उदाहरण हैं। यह सामाजिक दबाव व्यक्ति में बहुत भिन्न होते हैं। एक व्यक्ति जो अपने घर में शाम को शांतिपूर्वक बिताना चाहता है, उसके लिए उत्सव या पार्टी में जाना दबावपूर्ण हो सकता है, जबकि किसी बहुत मिलनसार व्यक्ति के लिए
शाम को घर में बैठे रहना दबावपूर्ण हो सकता है। दबाव के स्रोत उन घटनाओं तथा दशाओं का प्रसार बहुत विस्तृत है जो दबाव को उत्पन्न करती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जीवन में घटने वाली ये प्रमुख दबावपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु या व्यक्तिगत चोट, खींच उत्पन्न करने वाली दैनिक जीवन की परेशानियां जो बहुत आवृत्ति के साथ घटित होती हैं, तथा भी घातक घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जीवन घटनाएं जब से हम पैदा होते हैं तभी से बड़े और छोटे एकाएक उत्पन्न होने वाले और धीरे धीरे घटित होने वाले परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। हम छोटे तथा दैनिक होने वाले परिवर्तनों का सामना करना तो सीख लेते हैं, किंतु जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं दबावपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि वे हमारी दिनचर्या को बाधित करती हैं और उथल पुथल मचा देती हैं। यदि इस प्रकार की कई घटनाएं, चाहे वे योजनाबद्ध हों, जैसे घर बदल कर नए घर में जाना, या पूर्वानुमानित न हों, जैसे किसी दीर्घकालिक संबंध का टूट जाना, कम समय अवधि में घटित होती हैं, तो हमें उनका सामना करने में कठिनाई होती है तथा हम दबाव के लक्षणों के प्रति अधिक प्रवण होते हैं। परेशान करने वाली घटनाएं। इस प्रकार के दबावों की प्रकृति व्यक्तिगत होती है, जो अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के कारण बनी रहती है। कोलाहलपूर्ण परिवेश, प्रतिदिन का आना जाना, झगड़ालू पड़ोसी, बिजली पानी की कमी, यातायात की भीड़-भाड़ इत्यादि ऐसी कष्टप्रद घटनाएं हैं। एक गृहस्वामिनी को भी अनेक ऐसी आकस्मिक कष्टप्रद घटनाओं का अनुभव करना पड़ता है। कुछ व्यवसायों में ऐसी परेशान करने वाली घटनाओं का सामना बारंबार करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी परेशानियों का बहुत तबाहीपूर्ण परिणाम उस व्यक्ति के लिए होता है जो उन घटनाओं का सामना अकेले करता है, क्योंकि बाहरी दूसरे व्यक्तियों को इन परेशानियों की जानकारी भी नहीं होती। जो व्यक्ति इन परेशानियों के कारण जितना ही अधिक दबाव अनुभव करता है, उतना ही अधिक उसका मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम निम्न स्तर का होता है। अभी घातक घटनाएं। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गंभीर घटनाएं, जैसे अग्निकांड, रेलगाड़ी या सड़क दुर्घटना, लूट, भूकंप, सुनामी इत्यादि सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव कुछ समय बीत जाने के बाद दिखाई देता है तथा कभी कभी ये प्रभाव दुश्चिंता, अतीतावलोकन, स्वप्न तथा अंतर्वेदी विचार इत्यादि के रूप में सतत रूप से बने रहते हैं। तीव्र अभिघातों के कारण संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। इनका सामना करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, विशेष रूप से तब जब वे घटना के पश्चात महीनों तक सतत रूप से बने रहें। दबावपूर्ण जीवन घटनाओं की एक मापनी। दबाव के लिए जीवन घटनाओं की एक मापनी का निर्माण होम्स तथा राहे ने किया। उपरोक्त मापनी के आधार पर सिंह, कौर तथा कौर ने भारतीय जन समुदाय के लिए दबावपूर्ण जीवन घटनाओं की एक मापनी विकसित की है, जिसे संभावित दबावपूर्ण जीवन घटना मापनी प्रिजम्प्टिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल कहते हैं। यह 51 जीवन परिवर्तनों की एक आत्म-निर्धारण प्रश्नावली है जिनका किसी व्यक्ति ने अनुभव किया हो। इनमें से प्रत्येक जीवन घटनाओं को उसकी गंभीरता के आधार पर एक संख्यात्मक मूल्य प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के जीवन साथी की मृत्यु को 95 व्यक्तिगत बीमारी या चोट के लिए 56, परीक्षा में सफलता के लिए 43, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में बैठने के लिए 43 तथा सोने की आदत में परिवर्तन के लिए 33 माध्य दबाव अंक के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार की घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यह विश्वास है कि दोनों ही प्रकार के परिवर्तन दबाव उत्पन्न करते हैं। किसी उत्तरदाता ने जीवन के पिछले एक वर्ष के लिए परिवर्तन वाली घटनाओं या एकांशों पर निशान लगाया हो, तो उन सभी का भारित योगफल ही उसका दबाव अंक होगा। इस मापनी के कुछ प्रतिदर्श एकांश निम्नलिखित हैं। जीवन घटनाएं माध्य दबाव अंक। परिवार में किसी निकट संबंधी की मृत्यु 66, अप्रत्याशित दुर्घटना या अभिघात 53, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी 52, मित्र से संबंध टूटना 47, परीक्षा में बैठना 43, भोजन की आदतों में परिवर्तन 27। एक वर्ष के दौरान घटित होने वाली ऐसी दबावपूर्ण जीवन घटनाएं जो प्रकट तौर पर किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारक न हों,
उनका मध्यांक 2 होता है। यद्यपि जीवन घटनाओं तथा किसी विशेष बीमारी के बीच निम्न स्तर का ही सहसंबंध पाया जाता है, जो कि जीवन घटनाओं तथा दबाव के बीच कमजोर साहचर्य को ही दर्शाता है। यह भी चर्चा का विषय रहा है कि क्या जीवन घटनाओं के कारण दबाव संबंधी बीमारी उत्पन्न होती हैं या दबाव के कारण जीवन घटनाएं तथा बीमारी उत्पन्न होती हैं। अधिकांश जीवन घटनाओं का प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। दबावपूर्ण जीवन घटनाओं तथा उसके पश्चात उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बीच संबंध का मूल्यांकन करते समय इस प्रकार के कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसे वह आयु जब दबावपूर्ण घटना का प्रथम अनुभव हुआ, उनके परिघटित होने की आवृत्ति, दबावपूर्ण घटना की अवधि तथा सामाजिक अवलंब। मनोवैज्ञानिक प्रकार तथा स्वास्थ्य पर दबाव का प्रभाव। दबाव के प्रभाव क्या है? अनेक प्रभावों की प्रकृति शरीर क्रियात्मक होती है, किंतु व्यक्तियों के भीतर अन्य परिवर्तन भी होते हैं। दबावपूर्ण स्थिति के साथ 4 प्रमुख दबाव के प्रभाव संबंध है, जैसे संवेगात्मक, इमोशनल, शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव तथा व्यवहारात्मक, बिहेवियरल। संवेगात्मक प्रभाव वे व्यक्ति जो दबावग्रस्त होते हैं प्रायः आकस्मिक मनस्थिति परिवर्तन का अनुभव करते हैं तथा सनकी की तरह व्यवहार करते हैं, जिसके कारण वे परिवार तथा मित्रों से विमुख हो जाते हैं। कुछ स्थितियों में इसके कारण एक दुष्चक्र प्रारंभ होता है, जिसके विश्वास में कमी होती है तथा जिसके कारण फिर और भी गंभीर संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए दुश्चिंतता तथा अवसाद की भावनाएं, शारीरिक तनाव में वृद्धि, मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि तथा आकस्मिक मनस्थिति परिवर्तन। शरीर क्रियात्मक प्रभाव। जब शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दबाव मनुष्य के शरीर पर क्रियाशील होते हैं तो शरीर में कुछ हार्मोन जैसे एड्रेनलिन तथा कॉर्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है। यह हार्मोन हृदय गति, रक्तचाप स्तर, चयापचय तथा शारीरिक क्रिया में विशेष परिवर्तन कर देते हैं। जब हम थोड़े समय के लिए दबावग्रस्त हो तो ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं कुशलतापूर्वक कार्य करने में सहायता करती हैं, किंतु दीर्घकालिक रूप से यह शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। एपिनेफ्राइन तथा नॉरएपिनेफ्राइन छोड़ना, पाचक तंत्र की धीमी गति, फेफड़ों में वायुमार्ग का विस्तार, हृदय गति में वृद्धि तथा रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना इस प्रकार के शरीर क्रियात्मक प्रभावों के उदाहरण हैं। संज्ञानात्मक प्रभाव। यदि दबाव के कारण दाब प्रेशर निरंतर रूप से बना रहता है तो व्यक्ति मानसिक अतिभार से ग्रस्त हो जाता है। उच्च दबाव के कारण उत्पन्न यह पीड़ा व्यक्ति में ठोस निर्णय लेने की क्षमता को तेजी से घटा सकती है। घर में जीविका में अथवा कार्यस्थान में लिए गए गलत निर्णयों के द्वारा तर्क वितर्क असफलता, वित्तीय घाटा, यहाँ तक कि नौकरी की क्षति भी इसके परिणाम स्वरूप हो सकती है। एकाग्रता में कमी तथा न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता भी दबाव के संज्ञानात्मक प्रभाव हो सकते हैं। व्यवहारात्मक प्रभाव। दबाव का प्रभाव हमारे व्यवहार पर कम पौष्टिक भोजन करने, उत्तेजित करने वाले पदार्थों जैसे कैफीन का अधिक सेवन करने एवं सिगरेट तथा मद्य तथा अन्य औषधियों जैसे उपशामकों इत्यादि के अत्यधिक सेवन करने में परिलक्षित होता है। उपशामक औषधियां व्यसन बन सकती हैं तथा उनके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे एकाग्रता में कठिनाई, समन्वय में कमी तथा खूनी या चक्कर आ जाना। दबाव के कुछ ठेठ या प्ररूपी व्यवहारात्मक प्रभाव। निद्रा प्रतिरूपों में व्याघात, अनुपस्थितता में वृद्धि तथा कार्य निष्पादन में ह्रास है। दबाव तथा परीक्षा दुश्चिंता काफी प्रचलित गोचर है, जिसके अंतर्गत परीक्षा के पूर्व, उसके दौरान तथा उसके पश्चात तनाव या आकुलता की भावनाएं पाई जाती हैं। परीक्षा के समय के आसपास अनेक व्यक्ति दुश्चिंता का अनुभव करते हैं, जो उन्हें कुछ सीमा तक सहायक भी प्रतीत हो सकती हैं, क्योंकि वे अभिप्रेरित भी कर सकती है तथा व्यक्ति को अपने निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दबाव बना सकती है। परीक्षा संबंधी अधीरता, आकुलता या असफलता का भय अत्यंत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए भी काफी सामान्य से है, किंतु कुछ विद्यार्थियों में औपचारिक परीक्षा का दबाव इतनी उच्च स्तर की दुश्चिंता उत्पन्न कर देता है कि वे अपनी क्षमता के उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाते जो कि उन्होंने कम दबावपूर्ण कक्षा स्थितियों में प्रदर्शित किया था। परीक्षा दुश्चिंता का मूल्यांकन आशंका, इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन या मूल्यांकन दबाव, रिलेटिव स्ट्रेस कहकर अभिलक्षित किया जाता है तथा उसका व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक एवं शरीर क्रियात्मक प्रभाव अन्य दबाव कारों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रभावों से
भिन्न नहीं होता। अत्यधिक दबाव विद्यार्थी की तैयारी, एकाग्रता तथा निष्पादन में बाधा डालता है। परीक्षा संबंधी दबाव से परीक्षण दुश्चिंता उत्पन्न होती है, जिससे किसी भी जांच या मूल्यांकन वाले परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे व्यक्ति जिनमें परीक्षण को दुश्चिंतता प्रबल होती है, वे मूल्यांकन की जाने वाली स्थितियों को अपने लिए व्यक्तिगत रूप से खतरा समझते हैं। परीक्षण की स्थिति में वे प्रायः तनावग्रस्त, आशंकित, अधीर तथा संवेगात्मक रूप से भाव प्रबोधित रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वकेंद्रित नकारात्मक संज्ञान जो वह अनुभव करते हैं, उसके कारण परीक्षा के समय उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। उच्च परीक्षण दुश्चिंता वाले विद्यार्थी परीक्षा के दबाव के प्रति तीव्र सांवेगिक प्रतिक्रिया, अपने बारे में नकारात्मक विचार, अपर्याप्तता और असहायता की भावनाएं तथा प्रतिष्ठा एवं सम्मान में ह्रास की अनुक्रिया करते हैं, जो उनके निष्पादन को प्रभावित करती हैं। सामान्यतः उच्च परीक्षण दुश्चिंता वाले व्यक्ति किसी कार्य में मग्न होने के स्थान पर भीतर ही भीतर उलझ जाते हैं। अतः उन सूचनात्मक संकेतों की जो उन्हें उपलब्ध होते हैं, या तो वे उपेक्षा करते हैं या उनका गलत अर्थ लगाते हैं, अथवा अवधानिक अवरोध का अनुभव करते हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय व्यक्ति को अध्ययन हेतु पर्याप्त समय देना चाहिए, अपनी क्षमताओं तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करना चाहिए, कठिनाइयों पर अध्यापकों तथा सहपाठियों से चर्चा करनी चाहिए, पुनरावृत्ति समय सारणी की योजना बनानी चाहिए, नोट्स को संक्षिप्त करना चाहिए, पुनरावृत्ति घंटों के बीच अंतराल रखना चाहिए तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि परीक्षा के दिन शांत रहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दबाव तथा स्वास्थ्य। आपने अवश्य प्रेक्षण किया होगा कि आपके अनेक मित्र, हो सकता है कि आप भी उसमें सम्मिलित हों, परीक्षा काल में बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें पेट में खराबी, शरीर में दर्द, वमन, अतिसार और बुखार इत्यादि की पीड़ा झेलनी पड़ जाती है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि वे व्यक्ति जो अपने निजी जीवन में अप्रसन्न या दुखी होते हैं, वे उन दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा जो खुश हैं तथा जीवन का आनंद लेते हैं, बारंबार बीमार पड़ते हैं। दीर्घकालिक दैनिक दबाव किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी देखभाल करने से हटा सकता है। जब दबाव दीर्घकालिक हो तो वह व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को भी दुर्बल करता है। जब पर्यावरण की मांगों के कारण दबाव और बाध्यताएं अति तीव्र हों तथा परिवार और मित्रों से सहायता कम हो, तो व्यक्ति परेशानी और अभिवृत्तिक समस्याओं का अनुभव करता है। दीर्घकालिक थकावट, कमजोरी और ऊर्जा की कमी के संकेत शारीरिक परेशानी में प्रकट होते हैं। मानसिक परेशानी उत्तेजनशीलता, दुश्चिंतता, असहायता तथा निराशा की भावनाओं के रूप में प्रकट होती है। शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परेशानी की इस अवस्था को बर्नआउट कहते हैं। अब ऐसे विश्वासप्रद साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि दबाव के कारण प्रतिरक्षक तंत्र में परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं तथा किसी के भी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। हृदय वाहिका विकार, उच्च रक्तचाप तथा मनोदैहिक विकारों जैसे अल्सर, दमा, एलर्जी तथा सर दर्द के विकास में दबाव की लिप्तता बताई जाती है। शोधकर्ताओं के आकलन के अनुसार समस्त शारीरिक बीमारियों में 50 से 70% तक में दबाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन यह भी प्रदर्शित करते हैं कि चिकित्सक से मिलने के लगभग 60% मामले प्रमुखतः दबाव संबद्ध लक्षणों के कारण ही होते हैं। सामान्य अनुकूलन संलक्षण। जब दबाव सतत रूप से दीर्घकाल तक बना रहता है तो शरीर में क्या घटित होता है? सेल ये ने इस प्रश्न पर अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान पशुओं को विभिन्न दबाव कारक जैसे उच्च तापमान, एक्स-रे तथा इंसुलिन की सुई लगाकर प्रयोगशाला में लंबे समय तक रखा गया। उन्होंने विभिन्न चोटों तथा बीमारियों से पीड़ित रोगियों का अस्पतालों में जाकर परीक्षण भी किया। सेल्ले ने सभी में समान प्रतिरूप वाली शारीरिक अनुक्रियाएं पाई। सेल्ले ने इस प्रतिरूप का सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम या GAS
का नाम दिया। उनके अनुसार GAS के अंतर्गत 3 चरण होते हैं: सचेत प्रतिक्रिया, अलार्म रिएक्शन, प्रतिरोध रेजिस्टेंस तथा परिश्रांति एग्जॉशन। पहला सचेत प्रतिक्रिया चरण किसी हानिकर उद्दीपक या दबाव कारक की उपस्थिति के कारण एड्रिनल पीयूष कॉर्टेक्स तंत्र का सक्रियण हो जाता है। यह उन अंतःस्रावों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे दबाव अनुक्रिया होती है। अब व्यक्ति संघर्ष या पलायन के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा प्रतिरोध चरण। यदि दबाव दीर्घकालिक होता है तो प्रतिरोध चरण प्रारंभ होता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के संसाधनों का अधिक सावधानीपूर्ण उपयोग करने को उद्यत करता है। जीव खतरे का सामना करने के लिए मुकाबला करने का प्रयास करता है। तीसरा परिश्रांति चरण। एक ही दबाव कारक अथवा अन्य दबाव कारकों के समक्ष दीर्घकालिक उद्भाषण से शरीर के संसाधन निष्कासित हो जाते हैं, जिसके कारण परिश्रांति का तृतीय चरण आता है। संचेत प्रतिक्रिया तथा प्रतिरोध चरण में कार्यरत शरीर क्रियात्मक तंत्र अप्रभावी हो जाते हैं तथा दबाव संबद्ध रोगों जैसे उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है। शैल्य के मॉडल की आलोचना इसलिए की गई है कि उसमें दबाव में मनोवैज्ञानिक कारकों की बहुत सीमित भूमिका बताई गई है। शोधकर्ताओं के अनुसार घटनाओं का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन दबाव के निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति दबाव के प्रति क्या अनुक्रिया करेगा, यह बहुत सीमा तक उसके प्रत्यक्षण, व्यक्तित्व तथा जैविक संरचना से प्रभावित होता है। दबाव तथा प्रतिरक्षक तंत्र। दबाव के कारण प्रतिरक्षक तंत्र की कार्यप्रणाली दुर्बल हो जाती है, जिसके कारण बीमारी उत्पन्न हो सकती है। प्रतिरक्षक तंत्र शरीर के भीतर तथा बाहर से होने वाले हमलों से शरीर की रक्षा करता है। मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी मन मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये प्रतिरक्षक तंत्र पर दबाव के प्रभाव का अध्ययन करता है। प्रतिरक्षक तंत्र कैसे काम करता है? प्रतिरक्षक तंत्र में श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेताणु ल्यूकोसाइट बाह्य तत्वों, एंटीजन जैसे वायरस को पहचान कर नष्ट करता है। इनके द्वारा रोग प्रतिकारकों एंटीबॉडीज का निर्माण भी होता है। प्रतिरक्षक तंत्र में ही टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं तथा प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाओं सहित कई प्रकार के श्वेताणु होते हैं। टी कोशिकाएं हमला करने वालों को नष्ट करती हैं तथा टी सहायक कोशिकाएं प्रतिरक्षात्मक क्रियाओं में वृद्धि करती हैं। इन्हीं टी सहायक कोशिकाओं पर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV हमला करते हैं, जो कि एडवायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के कारक हैं। बी कोशिकाएं रोग प्रतिकारकों का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाएं वायरस तथा अर्बुद या ट्यूमर दोनों के विरुद्ध लड़ाई करती हैं। दबाव के कारण प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाओं की कोशिका विषाक्तता प्रभावित हो सकती है, जो प्रमुख संक्रमणों तथा कैंसर से रक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अत्यधिक उच्च दबाव से ग्रस्त व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाओं की कोशिका विषाक्तता में भारी कमी पाई गई है। यह उन विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, शोक संतप्त व्यक्तियों तथा जो गंभीर रूप से अवसादग्रस्त हैं में भी पाई गई है। अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रतिरक्षक तंत्र की क्रियाशीलता उन व्यक्तियों में बेहतर पाई जाती है जिन्हें सामाजिक अवलंब उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त परिरक्षक तंत्र में परिवर्तन उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है जिनका प्रतिरक्षक तंत्र पहले से ही दुर्बल हो चुका है। नकारात्मक संवेगों सहित दबाव हार्मोन का स्राव होना, जिनके द्वारा प्रतिरक्षक तंत्र दुर्बल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। इसका संपूर्ण अनुक्रमण चित्र 3.4 में दर्शाया गया है। मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ नकारात्मक संवेग तथा संबद्ध व्यवहार जैसे अवसाद, शत्रुता, क्रोध तथा आक्रामकता भी अनुषंगी होते हैं। स्वास्थ्य पर दबाव के प्रभाव का अध्ययन करते समय नकारात्मक सांवेगिक परिस्थितियां विशेष सरोकार रखती हैं। दीर्घकालिक दबाव में वृद्धि होते रहने से मनोवैज्ञानिक विकारों जैसे आतंक, पैनिक दौरे तथा मनोग्रस्त व्यवहार बढ़ जाते हैं। आकुलता से परेशानी इस सीमा तक बढ़ सकती है जो दिल के दौरे तक का भ्रम उत्पन्न कर सकती है। दीर्घकालिक दबाव के दाब में व्यक्ति अविवेकी भय, मनस्थिति में आकस्मिक परिवर्तन एवं
भीति के प्रति अधिक प्रवण होते हैं तथा वे अवसाद, क्रोध तथा उत्तेजनशीलता के दौरे का अनुभव कर सकते हैं। यह नकारात्मक संवेग प्रतिरक्षक तंत्र के प्रकारों से संबंध प्रतीत होता है। अपने संसार की व्याख्या करने की योग्यता तथा उस व्याख्या को अपने वैयक्तिक अर्थ तथा संवेगों से जोड़ने का हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष एवं प्रबल प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक मनस्थिति दुर्बल स्वास्थ्य परिणामों से संबंध पाई गई है। निराशा की भावनाओं का संबंध रोगों के और बिगड़ने से, चोट के जोखिम में वृद्धि तथा विभिन्न कारणों से मृत्यु से संबंध होता है। जीवन शैली दबाव के कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं। व्यक्ति के निर्णयों तथा व्यवहारों का वह समग्र प्रतिरूप जीवन शैली कहलाता है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। दबाव से ग्रस्त व्यक्ति रोगजनकों पैथोजेंस जो कि शारीरिक रोग उत्पन्न करते हैं अभिकर्ता होते हैं के समक्ष अधिक आरक्षित रहते हैं। दबाव से ग्रस्त व्यक्तियों की पौष्टिक भोजन की आदत कम होती है, वे सोते भी कम है तथा वे स्वास्थ्य के लिए जोखिम वाले व्यवहार जैसे धूम्रपान तथा मद्य दुरुपयोग भी अधिक करते हैं। स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले ये व्यवहार धीरे धीरे विकसित होते हैं तथा अस्थायी रूप से आनंददायक अनुभवों से संबंध होते हैं, अपितु हम उनके दीर्घकालिक नुकसानों की अनदेखी करते हैं तथा उनके कारण हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम महत्व देते हैं। अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पारिवारिक अवलंब आदि अच्छे स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन शैली से जुड़ाव जिसमें सम्मिलित है संतुलित निम्न व्यायाम, वसा युक्त आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक चिंतन के साथ सतत क्रियाकलाप दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। आधुनिक जीवन शैली में खाने पीने और तथाकथित तेज रफ्तार वाले अच्छे जीवन की अधिकता ने हमें से कुछ में स्वास्थ्य के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है कि हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं और हम अपने जीवन के साथ क्या करते हैं। दबाव का सामना करना पिछले वर्षों में यह धारणा प्रबल हुई है कि हम दबाव का सामना कैसे करते हैं, वहीं हमारे मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम को हमारे सामाजिक प्रकारों को तथा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, न कि दबाव का अनुभव। सामना करना कोपिंग दबाव के प्रति एक तथ्यात्मक स्थिति विशिष्ट प्रतिक्रिया है। यह दबावपूर्ण स्थितियों या घटनाओं के प्रति कुछ निश्चित मूर्त अनुक्रियाओं का समुच्चय होता है जिनका उद्देश्य समस्या का समाधान करना तथा दबाव को कम करना होता है। हम जिस प्रकार दबाव का सामना करते हैं वे प्रायः हमारे स्थायी गहरी जड़ों पर आधारित विश्वासों पर निर्भर करता है जो हमारे अनुभव पर आधारित हैं। जैसे यदि हम किसी यातायात जाम में फंस जाते हैं तो क्रोधित होते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यातायात को शीघ्रता से चलते रहना ही चाहिए। दबाव का प्रबंधन करने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सोचने के तरीके का पुनः मूल्यांकन करें तथा दबाव का सामना करने की युक्तियों या कौशलों को सीखें। जिन व्यक्तियों की दबाव का सामना करने की क्षमता कमजोर होती है उनकी प्रतिरक्षक अनुक्रियाएं भी दुर्बल होती हैं तथा प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाओं की सक्रियता भी उनमें कम होती है। व्यक्ति दबावपूर्ण स्थितियों का सामना करने की युक्तियों के उपयोग में व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें लंबे समय तक संगति पाई जाती है। इनके अंतर्गत प्रकट तथा अप्रकट दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। एडलर तथा पार्कर द्वारा वर्णित दबाव का सामना करने की 3 युक्तियां या कौशल निम्नलिखित हैं। कृत्य अभिविन्यस्त युक्ति दबावपूर्ण स्थिति के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना, उनके प्रति क्या क्या वैकल्पिक क्रियाएं हो सकती हैं तथा उनके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, यह सब इनके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिकताओं तथा क्रियाओं के संबंध में निर्णय करना भी सम्मिलित होता है ताकि दबावपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से सामना किया जा सके। उदाहरण के लिए मैं अपने लिए बेहतर समय सारणी बनाऊं या विचार करूं कि इसके समान समस्याओं का समाधान मैंने कैसे किया था। संवेग अभिविन्यस्त युक्ति इसके अंतर्गत मन में आशा बनाए रखने के प्रयास तथा अपने संवेगों पर नियंत्रण सम्मिलित हो सकते हैं। कुंठा तथा क्रोध की भावनाओं को अभिव्यक्त करना या फिर यह निर्णय करना कि परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं
अपने मन को समझाऊं कि यह सब कुछ मेरे साथ घटित नहीं हो रहा है, या फिर मैं यही चिंता करूं कि मुझे क्या करना है। परिहार अभिविन्यस्त युक्ति इसके अंतर्गत स्थिति की गंभीरता को नकारना या कम समझना सम्मिलित होते हैं। इसमें दबावपूर्ण विचारों का सचेतन दमन तथा उनके स्थान पर आत्मरक्षित विचारों का प्रतिस्थापन भी सम्मिलित होता है। लेजारस तथा फोकमैन ने दबाव का सामना करने का संकल्पना निर्धारण एक तथ्यात्मक प्रक्रिया के रूप में संकल्पित किया है, न कि किसी व्यक्तिगत विशेषक के रूप में। किसी दबावपूर्ण कार्य के संपादन में जो आंतरिक या बाह्य मांगें होती हैं, उन पर विजय पाने के लिए, उन्हें कम करने के लिए अथवा सहन करने के लिए निरंतर परिवर्तित होते रहने वाले संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक प्रयासों से ही दबाव का सामना करना संदर्भित होता है। दबाव का सामना करने से किसी समस्या का प्रबंधन या परिवर्तन करने तथा उसके प्रति संवेगात्मक अनुक्रियाओं का नियमन करने की व्यक्ति को छूट मिलती है। उनके अनुसार सामना करने की ये अनुक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: समस्या केंद्रित प्रॉब्लम फोकस तथा संवेग केंद्रित इमोशन फोकस। समस्या केंद्रित युक्तियां समस्या पर ही हमला करती हैं। ऐसा वे उन व्यवहारों द्वारा करती हैं जो सूचनाएं एकत्रित करने, घटनाओं को परिवर्तित करने तथा विश्वास और प्रतिबद्धता को परिवर्तित करने के लिए होते हैं। वे व्यक्ति की जागरूकता में वृद्धि करती हैं, ज्ञान के स्तर को बढ़ाती हैं तथा दबाव का सामना करने के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक विकल्पों में वृद्धि करती हैं। घटना से उत्पन्न खतरे की अनुभूति को भी घटाने का कार्य भी करती हैं। उदाहरण के लिए, मैंने कार्य करने के लिए एक योजना का निर्माण किया था तथा उसका क्रियान्वयन किया। संवेग केंद्रित युक्तियां प्रमुखतया मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हेतु उपयोग की जाती हैं, जिससे घटना में परिवर्तन लाने का अल्पतम प्रयास करते हुए उसके कारण उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक विघटन के प्रभावों को सीमित किया जा सके। उदाहरण के लिए, मैंने कुछ कार्य इसलिए किए कि मेरे भीतर से वह निकल जाए। यद्यपि जब व्यक्ति के समक्ष दबावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो समस्या केंद्रित तथा संवेग केंद्रित दोनों ही सामना करने की युक्तियों का उपयोग आवश्यक होता है, मगर शोध प्रदर्शित करते हैं कि व्यक्ति प्रथम प्रकार की युक्तियों का अपेक्षाकृत अधिक बार उपयोग करते हैं। दबाव प्रबंधन तकनीकें। दबाव एक मूक हत्यारे के समान है। यह अनुमानित है कि वह शारीरिक रोग और अस्वस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अल्सर, मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर भी कड़े दबाव से संबंध होते हैं। जीवन शैली में परिवर्तनों के कारण दबाव में निरंतर वृद्धि हो रही है, अतः विद्यालय, दूसरी संस्थाएं, दफ्तर एवं समुदाय उन तकनीकों को जानने के लिए उत्सुक हैं जिनके द्वारा दबाव का प्रबंधन किया जा सके। इनमें से कुछ तकनीकें निम्नलिखित हैं: विश्रांति की तकनीकें। ये वे सक्रिय कौशल हैं जिनके द्वारा दबाव के लक्षण तथा बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग के प्रभावों में कमी की जा सकती है। प्रायः विश्रांति शरीर के निचले भाग से प्रारंभ होती है तथा मुख्य पेशियों तक इस प्रकार लाई जाती है जिससे संपूर्ण शरीर विश्राम अवस्था में आ जाए। मन को शांत तथा शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए गहन श्वसन के साथ पेशी शिथिलन का उपयोग किया जाता है। ध्यान क्रिया योग विधि में ध्यान लगाने की प्रक्रिया में कुछ अधिगत प्रविधियां एक निश्चित अनुक्रम में उपयोग में लाई जाती हैं, जिससे ध्यान को पुनः केंद्रित कर चेतना की परिवर्तित स्थिति उत्पन्न की जा सके। इसमें एकाग्रता को इतना पूर्ण रूप से केंद्रित किया जाता है कि ध्यानस्थ व्यक्ति किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अभिज्ञ हो जाता है तथा वह चेतना की एक भिन्न स्थिति में पहुंच जाता है। जैव प्रतिप्राप्ति या बायोफीडबैक ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दबाव के शरीर क्रियात्मक पक्षों का परिवीक्षण कर उन्हें कम करने के लिए फीडबैक दिया जाता है कि व्यक्ति में वर्तमान कालिक शरीर क्रियाएं क्यों हो रही हैं। प्रायः इसके साथ विश्रांति परीक्षण का भी उपयोग किया जाता है। जैव प्रतिप्राप्ति परीक्षण में 3 अवस्थाएं होती हैं: किसी विशिष्ट शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया जैसे हृदय गति के प्रति जागरूकता विकसित करना, उस शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को शांत व्यवस्था में नियंत्रित करने के उपाय सीखना तथा उस नियंत्रण को सामान्य दैनिक जीवन में अंतरित करना। सर्वजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। दबाव से निपटने के लिए यह एक प्रभावी तकनीक है। सर्जनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण एक आत्मनिष्ठ अनुभव है जिसमें प्रतिमा तथा कल्पना का उपयोग किया जाता है। मानस प्रत्यक्षीकरण के पूर्व व्यक्ति को वास्तविकता के अनुकूल एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। यह आत्मविश्वास के निर्माण में सहायक होता है। यदि व्यक्ति का मन शांत हो, शरीर विश्राम अवस्था में हो तथा आंखें बंद हो तो मानस प्रत्यक्षीकरण सरल होता है। ऐसा करने में अवांछित विचारों के हस्तक्षेप में कमी आती है तथा व्यक्ति को वह सर्जनात्मक
ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे कि काल्पनिक दृश्य को वास्तविकता में परिवर्तित किया जा सके। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकें। इन तकनीकों का उद्देश्य व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध संचारित करना होता है। मिचेल बॉम ने दबाव संचारण प्रशिक्षण स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग की एक प्रभावी विधि विकसित की है। इस उपागम का सार यह है कि व्यक्ति के नकारात्मक तथा अविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक तथा सविवेक विचार प्रतिस्थापित कर दिए जाएं। इसके 3 प्रमुख चरण हैं: मूल्यांकन, दबाव न्यूनीकरण तकनीकें तथा अनुप्रयोग एवं अनुवर्ती कार्रवाई। मूल्यांकन के अंतर्गत समस्या की प्रकृति पर परिचर्चा करना तथा उसे व्यक्ति सेवार्थी के दृष्टिकोण से देखना सम्मिलित होते हैं। दबाव न्यूनीकरण के अंतर्गत दबाव कम करने वाली तकनीकों जैसे विश्रांति तथा आत्म अनुदेशन को सीखना सम्मिलित होते हैं। व्यायाम, दबाव के प्रति अनुक्रिया के बाद अनुभव किए गए शारीरिक क्रियात्मक भाव प्रबोधन के लिए व्यायाम एक सक्रिय निर्गम मार्ग प्रदान कर सकता है। नियमित व्यायाम के द्वारा हृदय की दक्षता में सुधार होता है, फेफड़ों के प्रकार्यों में वृद्धि होती है, रक्तचाप में कमी होती है, रक्त में वसा की मात्रा घटती है तथा शरीर के परिरक्षक तंत्र में सुधार होता है। तैरना, टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना इत्यादि दबाव को कम करने में सहायक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम 4 दिन एक साथ 30 मिनट तक इनमें से किसी व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक सत्र में गर्माना व्यायाम तथा ठंडा या सामान्य होने के चरण अवश्य होने चाहिए। सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम का उन्नयन। अपने जीवन को हम बिना ऐसे व्यक्तिगत संकटों का अनुभव किए जो कुछ समय के लिए तीव्र दबाव उत्पन्न करते हैं पूरा कर लें, यह संभव नहीं। अनेक व्यक्ति जीवन चलाते जाते हैं तथा अत्यंत सकारात्मक रूप से जीवन का पुनर्निर्माण कर लेते हैं। इसकी संभावना अधिक होती है कि प्रायः ऐसे व्यक्तियों में सृजनात्मक अभिवृत्तियां होती हैं तथा उन्हें विविध प्रकार के संवेगात्मक तथा सामाजिक अवलंब उपलब्ध होते हैं। जब हम इन दबावों का प्रबंधन सीख लेते हैं तथा ऐसी स्थिति से कुछ सकारात्मक रचना करने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, तब समझिए हमने अधिक स्वास्थ्यकर उत्तरजीविता सीख ली है तथा इसके परिणाम स्वरूप हम भविष्य में आने वाले संकटों के समक्ष दबाव का सामना करने के लिए अधिक योग्य हो सकेंगे। ये अस्वास्थ्य कर दबाव के खतरे के विरुद्ध प्रतिरक्षण के समान होता है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व कोबासा द्वारा किए गए आधुनिक अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि वे व्यक्ति जिनमें उच्च स्तर के दबाव किंतु निम्न स्तर के रोग होते हैं, उनमें 3 विशेषताएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं, जिन्हें दृढ़ता हार्डनेस नामक व्यक्तित्व विशेषक के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही अंग्रेजी भाषा के सी अक्षर से प्रारंभ होते हैं, अर्थात प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, नियंत्रण, कंट्रोल तथा चुनौती, चैलेंज। दृढ़ता अपने बारे में, संसार के बारे में तथा उनके बीच अंतःक्रिया के विषय में कुछ विश्वासों का एक समुच्चय होता है। इसका निर्माण जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, अपने जीवन पर नियंत्रण का बोध तथा चुनौतियों की भावना से होता है। दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में नियंत्रण अर्थात जीवन में उद्देश्य तथा दिशा की भावना होती है। कार्य, परिवार, अपनी रुचियों तथा सामाजिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता होती है तथा चुनौती होती है, अर्थात वे जीवन में परिवर्तनों को सामान्य तथा सकारात्मक समझते हैं, ना कि कोई खतरा। प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं होती हैं। हम में से अनेक व्यक्तियों को सविवेक, चिंतन तथा आग्रहिता जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन कौशलों को पुनः सीखना होता है ताकि हम दैनिक जीवन की मांगों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। दबाव का सामना करने की हमारी योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि हम दैनिक जीवन की मांगों के प्रति संतुलन करने तथा उनके संबंध में व्यवहार करने के लिए कितने तैयार हैं तथा अपने जीवन में समयावस्था बनाए रखने के लिए कितने तैयार हैं। ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किया जा सकता है। आग्रहिता, समय प्रबंधन, सविवेक, चिंतन, संबंधों में सुधार, स्वयं की देखभाल के साथ साथ ऐसी असहायक आदतों जैसे पूर्णतावादी होना, विलंबन या टालना इत्यादि से मुक्ति कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। आग्रहिता, असर्टिवनेस। आग्रहित एक ऐसा व्यवहार या कौशल है जो हमारी भावनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा विचारों के सुस्पष्ट तथा विश्वासपूर्ण संप्रेषण में
सहायक होता है। ये ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा किसी के निवेदन को अस्वीकार करना, किसी विषय पर बिना आत्मचेतन के अपने मत को अभिव्यक्त करना या फिर खुलकर ऐसे संवेगों जैसे प्रेम, क्रोध इत्यादि को अभिव्यक्त करना संभव होता है। यदि आप आग्रही हैं तो आप में उच्च आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान तथा अपनी अस्मिता की एक अटूट भावना होती है। समय प्रबंधन: आप अपना समय जैसे व्यतीत करते हैं वह आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। समय का प्रबंधन तथा प्रत्यायोजित करना सीखने से दबाव मुक्त होने में सहायता मिल सकती है। तो समय दबाव कम करने का एक प्रमुख तरीका समय के प्रत्यक्षण में परिवर्तन लाना है। समय प्रबंधन का प्रमुख नियम यह है कि आप जिन कार्यों को महत्व देते हैं उनका परिपालन करने में समय लगाएं या उन कार्यों को करने में जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। आपको अपनी जानकारियों की वास्तविकता का बोध हो तथा कार्य को निश्चित समयावधि में करें। यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं तथा आप अपने जीवन में इन दोनों बातों में सामंजस्य स्थापित कर सकें। इन पर समय प्रबंधन निर्भर करता है। सविवेक चिंतन: दबाव संबंधी अनेक समस्याएं विकृत चिंतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। आपके चिंतन और अनुभव करने के तरीकों में घनिष्ठ संबंध होता है। जब हम दबाव का अनुभव करते हैं तो हमें अंतः निर्मित वर्णनात्मक अभिनति होती है जिससे हमारा ध्यान भूतकाल के नकारात्मक विचारों तथा प्रतिमाओं पर केंद्रित हो जाता है जो हमारे वर्तमान तथा भविष्य के प्रत्यक्षण को प्रभावित करता है। सविवेक चिंतन के कुछ नियम इस प्रकार हैं: अपने विकृत चिंतन तथा अविवेकी विश्वासों को चुनौती देना, संभावित अंतर्वेदी नकारात्मक दुश्चिंतता, उत्तेजक विचारों को मन से निकालना तथा सकारात्मक कथन करना। संबंधों में सुधार: संप्रेषण सुदृढ़ और स्थायी संबंधों की कुंजी है। इसके अंतर्गत 3 अत्यावश्यक कौशल निहित हैं: सुनना कि दूसरे व्यक्ति क्या कह रहा है, अभिव्यक्त करना कि आप कैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं तथा दूसरों की भावनाओं और मतों को स्वीकारना चाहे वे स्वयं आपके अपने से भिन्न हों। इसमें हमें अनुचित ईर्ष्या और नाराजगी युक्त व्यवहार से दूर रहने की जरूरत होती है। स्थिति स्थापन तथा स्वास्थ्य: आधुनिक समय में बालकों तथा किशोरों में स्थिति स्थापन को समझने के लिए बहुत शोध कार्य किए गए हैं। स्थिति स्थापन एक तथ्यात्मक विकासात्मक प्रक्रिया है जो चुनौतीपूर्ण जीवन दशाओं में सकारात्मक समायोजन के अनुरक्षण को संदर्भित करता है। दबाव तथा विपत्ति के होते हुए भी उछलकर पुनः अपने स्थान पर पहले के समान वापस आने को स्थिति स्थापन कहते हैं। स्थिति स्थापन का संकल्पना निर्धारण, आत्मधर्म तथा आत्मविश्वास, स्वायत्तता तथा आत्मनिर्भरता की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अपने लिए सकारात्मक भूमिका प्रतिरूप ढूंढना, किसी अंतरंग मित्र को खोजना, ऐसे संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना जैसे समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संसाधन संपन्नता तथा नम्यता, और यह विश्वास कि मेरा जीवन अर्थपूर्ण है तथा उसका एक उद्देश्य है। स्थिति स्थापक व्यक्ति अभिघात के प्रभावों, दबाव तथा विपत्ति पर विजयी होने में सफल होते हैं एवं मानसिक रूप से स्वस्थ तथा अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करना सीख लेते हैं। स्थिति स्थापन को 3 संसाधनों के आधार पर हाल ही में परिभाषित किया गया है। मेरे पास हैं सामाजिक तथा अंतर्वैयक्तिक बल, अर्थात मेरे पास आसपास मेरे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं तथा चाहे कुछ भी हो जाए वे मुझसे प्यार करते हैं। मैं हूँ आंतरिक शक्ति, अर्थात स्वयं अपना तथा दूसरों का सम्मान करती हूँ। मैं समर्थ हूँ अंतर्वैयक्तिक तथा समस्या समाधान कौशल, अर्थात जो भी समस्याएं मेरे सम्मुख आए उनका समाधान ढूंढने में मैं सक्षम हूँ। किसी इस बालक को स्थिति स्थापक होने के लिए उसे उपरोक्त में से एक से अधिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बालकों को काफ़ी आत्मसम्मान हो सकता है, मैं हूँ, किंतु हो सकता है कि उनके पास ऐसे व्यक्ति ना हो जिससे वे सहायता प्राप्त कर सके। मेरे पास हैं तथा उनमें समस्याओं के समाधान की क्षमता ना हो, मैं समर्थ हूँ। ऐसे बालक स्थिति स्थापक नहीं कहे जाएंगे। बालकों पर किए गए अनुदैर्ध्य अध्ययन इस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि निर्धनता तथा अन्य सामाजिक असुविधाओं से उत्पन्न विकट असुरक्षा के उपरांत भी अनेक व्यक्ति योग्य एवं ध्यान रखने वाले वयस्कों में विकसित हो जाते हैं।
असहायक आदतों पर विजयी होना। असहायक आदतें जैसे पूर्णतावाद, परिहार, विलंबन या टालना इत्यादि ऐसी युक्तियां हैं जो अल्पकाल तक तो सामना करने में सहायक हो सकती हैं, किंतु वे व्यक्ति को दबाव के समक्ष अधिक असुरक्षित बना देती हैं। पूर्णतावादी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें सब कुछ बिल्कुल सही चाहिए। उन्हें इस प्रकार के कारकों जैसे उपलब्ध समय, कार्य बंद न करने के परिणामों तथा प्रयास जो अपेक्षित हैं वे स्तरों को परिवर्तित करने में कठिनाई होती है। उनके तनावग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है तथा वे विश्राम करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, स्वयं अपनी तथा दूसरों की आलोचना करते रहते हैं तथा चुनौतियों का परिहार करने की ओर उनका झुकाव होता है। परिहार का अर्थ है समस्या को स्वीकार या सामना करने से नकारना तथा उसे जैसे कालीन के नीचे समेट देना। विलंबन का अर्थ है जो जरूरी कार्य हमें करना ही है उसमें विलंब करते जाना। हम सभी ये कहने के दोषी हैं, मैं इसे बाद में करूंगी। वे व्यक्ति जो स्वभावतः कार्यों को टालते हैं वे जानबूझकर अपनी असफलता, भय या अस्वीकृति का सामना करने से परिहार करते हैं। अनेक ऐसे कारकों की पहचान की गई है जो सकारात्मक स्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ के विकास को सुकर या सुसाध्य बनाते हैं। पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक कुशल क्षेम की अवस्था ही स्वास्थ्य है, न कि केवल रोग अथवा असक्षमता का अभाव। सकारात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित निर्मितियां आती हैं: स्वस्थ शरीर, उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत संबंध, जीवन में उद्देश्य का बोध, आत्मान, जीवन के कृत्यों में प्रवीणता, दबाव, अभिघात एवं परिवर्तन के प्रति स्थिति स्थापन। विशेष रूप से जो कारक दबाव के प्रतिरोधक का कार्य करते हैं तथा सकारात्मक स्वास्थ्य को सुकर बनाते हैं वे हैं आहार, व्यायाम, सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक चिंतन तथा सामाजिक अवलंबन। आहार: संतुलित आहार व्यक्ति की मनस्थिति को ठीक कर सकता है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है, पेशियों का पोषण कर सकता है, परिसंचरण को समून कर सकता है, रोगों से रक्षा कर सकता है, प्रतिरक्षक तंत्र को सशक्त बना सकता है तथा व्यक्तियों को अधिक अच्छा अनुभव करा सकता है जिससे वह जीवन में दबावों का सामना और अच्छी तरह से कर सके। स्वास्थ्य का जीवन की कुंजी है। दिन में 3 बार संतुलित और विविध आहार का सेवन करना। किसी व्यक्ति को कितने पोषण की आवश्यकता है यह व्यक्ति की सक्रियता स्तर, आनुवंशिक प्रकृति, जलवायु तथा स्वास्थ्य के इतिहास पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति क्या भोजन करता है तथा उसका वजन कितना है, इसमें व्यवहारात्मक प्रक्रियाएं निहित होती हैं। कुछ व्यक्ति पौष्टिक आहार तथा वजन का रखरखाव सफलतापूर्वक कर पाते हैं, किंतु कुछ अन्य व्यक्ति मोटापे के शिकार हो जाते हैं। जब हम दबावग्रस्त होते हैं तो हम आराम देने वाले भोजन जिनमें प्रायः अधिक वसा, नमक तथा चीनी होती है का सेवन करना चाहते हैं। व्यायाम: बड़ी संख्या में किए गए अध्ययन शारीरिक स्वस्थता एवं स्वास्थ्य के बीच सुसंगत सकारात्मक संबंधों की पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की समुन्नति के लिए जो उपाय कर सकता है उसमें व्यायाम जीवन शैली में वह परिवर्तन है जिसे व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त है। नियमित व्यायाम वजन तथा दबाव के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा तनाव, दुश्चिंतता एवं अवसाद को घटाने में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो व्यायाम आवश्यक है उनमें तनन या खिंचाव वाले व्यायाम जैसे रोग के आसन तथा वायुजीवी व्यायाम जैसे दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना इत्यादि आते हैं। यहीं जहाँ खिंचाव वाले व्यायाम शांतिदायक प्रभाव डालते हैं वहाँ वायुजीवी व्यायाम शरीर के भाव प्रबोधन स्तर को बढ़ाते हैं। व्यायाम के स्वास्थ्य संबंधी फायदे दबाव प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं। अध्ययन प्रदर्शित करते हैं कि शारीरिक स्वस्थता व्यक्तियों को सामान्य मानसिक तथा शारीरिक कुशल क्षेम का अनुभव कराती है उस समय भी जब जीवन में नकारात्मक घटनाएं घट रही हों। सकारात्मक अभिवृत्ति: सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम सकारात्मक अभिवृत्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सकारात्मक अभिवृत्ति की ओर ले जाने वाले कुछ कारक इस प्रकार हैं: वास्तविकता का सही प्रक्षण, जीवन में उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व की भावना का होना, दूसरे व्यक्तियों के भिन्न दृष्टिकोणों के प्रति स्वीकृति एवं सहिष्णुता का होना तथा सफलता के लिए श्रेय एवं असफलता के लिए दोष भी स्वीकार करना। अंत में नए विचारों के लिए खुलापन तथा विनोदी स्वभाव जिससे व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर भी हंस सके, हमें ध्यान केंद्रित करने तथा चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देख सकने में सहायता करते हैं। सकारात्मक चिंतन: सकारात्मक चिंतन की शक्ति दबाव का सामना करने तथा उसे कम करने में अधिकाधिक मानी जा रही है।
आशावाद, जो कि जीवन में अनुकूल परिणामों की प्रत्याशा करने के प्रति झुकाव है, को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कुशल क्षेम से संबंधित किया गया है। व्यक्ति जिस प्रकार दबाव का सामना करते हैं उसमें भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, आशावादी यह मानते हैं कि विपत्ति का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है, जबकि निराशावादी घोर संकट या अनर्थ की ही प्रत्याशा करते हैं। आशावादी समस्या केंद्रित सामना करने की युक्तियों का अधिक उपयोग करते हैं तथा दूसरों से सलाह और सहायता मांगते हैं। निराशावादी समस्या या दबाव के स्रोतों की उपेक्षा करते हैं और इस प्रकार युक्तियों का उपयोग करते हैं, जैसे उस लक्ष्य को ही त्याग देना जिसमें दबाव के कारण बाधा पड़ रही है, या यह नकारना कि दबाव विद्यमान भी है। सामाजिक अवलंब, ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व तथा उपलब्धता जिन पर हम विश्वास रख सकते हैं, जो यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है, जिनके लिए हम मूल्यवान हैं तथा जो हमें प्यार करते हैं, यही सामाजिक अवलंब की परिभाषा है। कोई व्यक्ति जो यह विश्वास करती है कि वह संप्रेषण और पारस्परिक आभार के एक सामाजिक जालक्रम का भाग है, वह सामाजिक अवलंब का अनुभव करती है। प्रत्याशित अवलंब अर्थात सामाजिक अवलंब की गुणवत्ता स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम से सकारात्मक रूप से संबंध है, जबकि सामाजिक जालक्रम अर्थात सामाजिक अवलंब की मात्रा कुशल क्षेम से संबंध नहीं है, क्योंकि एक बड़े सामाजिक जालक्रम को बनाए रखना अत्यधिक समय लेने वाला तथा व्यक्ति पर मांगों का दाब डालने वाला होता है। अध्ययन प्रदर्शित करते हैं कि वे महिलाएं जो दबावपूर्ण जीवन घटनाओं का अनुभव करती हैं, उनका यदि कोई अंतरंग मित्र था तो गर्भावस्था के दौरान वे कम अवसादग्रस्त थीं तथा उन्हें कम चिकित्सा जटिलताओं का सामना करना पड़ा। सामाजिक अवलंब दबाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। वे व्यक्ति जिन्हें परिवार तथा मित्रों से अधिक सामाजिक अवलंब उपलब्ध होता है, दबाव का अनुभव होने पर कम दबाव महसूस करते हैं तथा वे दबाव का सामना अधिक सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सामाजिक अवलंब मूर्त अवलंब टैंजिबल सपोर्ट के रूप में अर्थात महत्वपूर्ण साधनों जैसे धन, वस्तु, सेवा इत्यादि की सहायता के द्वारा हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई बालक अपने मित्रों को अपनी कक्षा के नोट्स इसलिए दे देता है क्योंकि वे बीमारी के कारण विद्यालय से अनुपस्थित था। परिवार तथा मित्र दबावपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचनात्मक अवलंब इंफॉर्मेशन सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी जिसे बोर्ड की एक कठिन परीक्षा देनी है जो एक दबावपूर्ण घटना है, को यदि उसका कोई मित्र जो इस प्रकार की परीक्षा दे चुका है उसे परीक्षा संबंधी सूचनाएं देता है, तो वह न केवल उसमें निहित बिल्कुल ठीक प्रक्रिया को जान लेगा, बल्कि वह उसे यह निर्धारित करने में भी सहायता करेगा कि इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए कौन कौन से संसाधन एवं सामना करने के लिए कौन सी युक्तियां उपयोगी होंगी। दबाव के समय कोई व्यक्ति दुख, दुश्चिंता तथा आत्मसम्मान में क्षति का अनुभव कर सकता है। ऐसे समय में सहायक मित्र तथा परिवार सांवेगिक अवलंब इमोशनल सपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं, यदि वे उसे आश्वस्त करा सकें कि वह उनका प्रिय है, उनके लिए मूल्यवान है तथा उसकी उन्हें परवाह है। शोध अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि दबाव के समय में सामाजिक अवलंब मनोवैज्ञानिक व्यथा जैसे अवसाद या दुश्चिंता को प्रभावी तरीके से घटा देती है। ऐसे प्रमाणों में निरंतर वृद्धि हो रही है कि सामाजिक अवलंब मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम से संबंध है। सामान्यतः सामाजिक अवलंब के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी फायदे सहायता देने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों पक्षों को ही प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। अब इस पाठ का सारांश देखते हैं। पहला, दबाव जीवन का एक अंग है। दबाव न तो एक उद्दीपक है और न ही एक अनुक्रिया, बल्कि व्यक्ति तथा पर्यावरण के मध्य एक सतत विषम व्यवहार प्रक्रिया है। दूसरा, दबाव प्रमुखतया 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक तथा पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। दबाव के स्रोत हैं जीवन घटनाएं, प्रतिदिन की उलझनें तथा अभिघातज घटनाएं। दबाव के प्रति संवेगात्मक, शरीर क्रियात्मक, संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक अनुक्रियाएं होती हैं। तीसरा, सामना करना। दबाव के प्रति एक गत्यात्मक स्थिति, विशेष वैयक्तिक प्रतिक्रिया होती है। दबाव का सामना करने के 3 प्रमुख प्रकार हैं: कृत्य अभिविन्यस्त, संवेग अभिविन्यस्त तथा परिहार अभिविन्यस्त युक्तियां। दबाव का सामना करने की अनुक्रिया समस्या केंद्रित तथा संवेग केंद्रित हो सकती हैं। समस्या केंद्रित अनुक्रिया पर्यावरण को परिवर्तित करने पर केंद्रित होती है तथा घटना के संकट मूल्य को कम करने का कार्य करती है। संवेग केंद्रित अनुक्रियाएं संवेगों को परिवर्तित करने की युक्तियां हैं तथा उनका उद्देश्य घटना के दबाव से घटना के कारण उत्पन्न सांवेगिक विघटन की मात्रा को सीमित करना होता है। चौथा, दबाव से निपटने तथा सफल सामना करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली आवश्यक है।
आखिरी समय प्रबंधन, सविवेक चिंतन, संबंधों को सुधारना, स्वयं की देखभाल तथा असहायक आदतों पर विजयी होना वे जीवन कौशल हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक करते हैं। 5वां, सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल शेन, संतुलित आहार, व्यायाम, सकारात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मक आशावादी चिंतन तथा सामाजिक अवलंब के द्वारा विकसित होते हैं। इसके साथ ही समाज में चतुर्दिक सामंजस्य या समरसता स्थापित करने की भी आवश्यकता है हमारे लिए। ऐसे अस्वास्थ्यकर पलायन वाले मार्गों जैसे धूम्रपान, मद्य, मादक द्रव्यों तथा अन्य हानिकारक व्यवहारों का परिहार करना भी आवश्यक है।